Welcome student, welcome all of you in political science class. Today we will start the chapter the Cold War era. We had been reading this chapter in the month of April. Today we will revise this chapter. As all of you know that the end of Second World War became to the reason of starting of Cold War. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फ्रॉम 1939 टू 1945. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था ये इस ड्यूरेशन में चला था. इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो वर्ल्ड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. एंड देयर वर टू ग्रुप्स वर एग्जिस्टिंग इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे थे. फर्स्ट वन वाज एलाइड पावर. जो पहला था वो था एलाइड पावर एंड सेकेंड वन वाज एक्सिस पावर. इन द एलाइड पावर द कंट्रीज वर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए. तो ये फोर मेजर कंट्रीज थे वर्ल्ड के. स्पेशली इसमें फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप से थे, यूएसए नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट से, एंड यूएसएसआर जिसमें कुछ पार्ट यूरोप का था एंड सम पार्ट फ्रॉम द एशिया. द अदर कंट्रीज विच वर इन एक्सिस पावर, जो दूसरे कंट्री थे जो एक्सिस पावर में थे, एंड दीज कंट्री वर जर्मनी, जापान एंड इटली. सो द डिस्प्यूट बिटवीन दीज ग्रुप्स regarded as the Second World War. So today we will start with the meaning of Cold War. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे या इसको रिवाइज करेंगे वो कोल्ड वॉर के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे. द वर्ड कोल्ड वॉर रेफर्स टू द सीरीज ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन टू सुपर पावर्स, नेमली यूएसए एंड यूएसएसआर. जो कोल्ड वॉर हम वर्ड रेफर करते हैं ये रेफर करते हैं डिस्प्यूट और एक सीरीज जो चली थी टेंशन की, कॉन्फ्रंटेशन की, जो दो सुपर पावर वर्ल्ड में थी यूएस एंड यूएसआर के बीच में, उसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं. इन द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर्स वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ फुल फ्लीट और डायरेक्ट वॉर. जो कोल्ड वॉर का पीरियड था इसमें दोनों जो कंट्री थे यूएसए एंड यूएसआर डायरेक्टली एक दूसरे से वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे. They were indirectly involved in a war and they were creating proxy war. वो जो दोनों कंट्री थे प्रॉक्सी वॉर क्रिएट कर रहे थे. प्रॉक्सी वॉर जनरली रेफर टू a type of war in which the person or the institution or any nation which involved in a war only showing that they are in a tension. प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है झूठ मूठ से अगर कोई वार कर रहा है या फाइट दिखा रहा है बट वो रियलिटी में नहीं लड़ रहे हैं तो उसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइज दैट यूएसए एंड यूएसआर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोथ द कंट्रीज वर इन सेम ग्रुप. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए और यूएसआर दोनों कंट्री एक ही ग्रुप में थे. एंड कोल्ड वॉर स्टार्टेड जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 और with the end of Second World War, the Cold War got started. Second World War के end होने के साथ में Cold War start हो गया था. Now the question arises, why both the nations which were in same group in Second World War involved in a Cold War? जब दोनों ग्रुप दोनों कंट्री एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हैं, तो फिर वो कोल्ड वॉर में कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट में आ सकते हैं. The Second World War ended with the dropping of two nuclear bombs on the two towns of Japan, Hiroshima and Nagasaki. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था वो जापान के जो दो टाउन थे हिरोशिमा और नागासाकी, उस पे यूएसए ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे उनके साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है. But the countries which were also in allied power with the USA, यूएसए के साथ में जो कंट्रीज एलाइड पावर में थे उसके साथ में फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसआर, दे वर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ यूएसए. यूएसए ने जो ये एक्शन लिया था, बॉम्ब जो ड्रॉप किया था उसके अगेंस्ट में थे स्पेशली यूएसआर.
USSR was a group of 15 countries in the leadership of Russia. जो USSR है ये 15 कंट्रीज का 15 countries, mainly the Central Asia's country and East European countries. जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं और सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं इनका एक ग्रुप था 15 कंट्री का जिनको लीड कर रहा था रशिया. सो द पर्सन हु वर अगेंस्ट द एक्शन और द कंट्रीज हु वर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ यूएसए, they criticize the action of USA in a manner that the USA want to show its power to the world, especially to the Moscow, the capital of रशिया. जो पर्सन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो कंट्री यूएसए के बॉम्ब ड्रॉप करने के एक्शन के अगेंस्ट में थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यूएसए ने जो ये बॉम्बिंग की है, बॉम्ब ड्रॉप किए हैं, ये स्पेशली वर्ल्ड को अपनी पावर बताने के लिए कि वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे पावरफुल कंट्री कौन होगा, और स्पेशली रशिया को जो उसका एक अपोनेंट बन सकता था, एक चैलेंज क्रिएट कर सकता था, उसको बताने के लिए कि जो नेक्स्ट पावर होगा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड विल बी लीड इन द लीडरशिप ऑफ और वर्ल्ड विल बी रन इन द लीडरशिप ऑफ यूएसए. ये शो करना था कि जो वर्ल्ड रन होगा, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी पॉलिटिक्स जो रन होगी, वो रन होगी ओनली यूएसए के बिहाफ पे. बट द यूएसए आर्ग्यूड दैट, ये जो परसेप्शन था यूएसए के जो अगेंस्ट में थे उनका परसेप्शन था. बट द यूएसए आर्ग्यूड दैट due to the Second World War, a lot of destruction created and lot of civilians and soldiers also got died. So it was necessary to stop the Second World War by this action. USA ने आर्ग्यू किया था कि वर्ल्ड में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, काफी डिस्ट्रक्शन, काफी ज्यादा डेथ हो रही थी सिविलियंस की एंड सोल्जर्स की भी. सो इसके रिगार्डिंग अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड करना था तो जापान जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था, स्पेशली इन 1941 जापान अटैक ऑन पर्ल हार्बर. पर्ल हार्बर जो नेवी बेस एरिया है यूएसए का, उस पर अटैक किया था. एंड पर्ल हार्बर अटैक को यूएसए की हिस्ट्री में बहुत बड़ा 9/11 से पहले तक जो अटैक हुए थे उनमें सबसे बड़ा, सबसे डिवास्टिंग जो अटैक माना जाता है वो पर्ल हार्बर का अटैक था 1941 में. So USA argued that to stop the destruction of Second World War, it was necessary to drop the bombs on the Japan. By this action, the world was divided into two parts. जो USA ने बॉम्ब ड्रॉप्स किए थे, इसके कारण जो वर्ल्ड टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया. वन ग्रुप was led by USA and second one was USSR. जो सेकंड ग्रुप लीड कर रहा था वो USSR कर रहा था एंड पहला ग्रुप जो लीड हो रहा था वो हो रहा था USA. So our second point is the emergence of two power blocks. As I told you, with the end of Second World War, the two groups emerged in the world politics. First one in the leadership of USA and second in the leadership of USSR. So the two power blocks means these two nations were the superpowers of the world, because due to the Second World War and before it by the First World War, the condition of Britain and mostly European countries got down. जो ब्रिटेन या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज जो वर्ल्ड को अभी तक लीड कर रहे थे, उनकी जो कंडीशन थी, स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन got ruined. उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी डाउन हो गई थी एंड दे वर नॉट एबल टू लीड द वर्ल्ड. वो एबल नहीं थे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या इकोनॉमी को लीड कर सकें. सो देयर वर द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स. अब ये दो पावर ब्लॉक हो गए थे एंड वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था. वन थिंग वी हैव टू नोटिस इन दिस चैप्टर, the emergence of Cold War and the emergence of two power blocks was not the division of world, especially it was division of Europe. ये जो इमरजेंस होता है दो पावर ब्लॉक का, ये स्पेशली यूरोप का डिवाइडेशन होता है. As all of you know and earlier you had been read
that Europe was the most developed continent in the world. Industrialization start with the Europe. Most of the awareness period also started with the Europe. जो वर्ल्ड में एक इंटेलिजेंस स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड में जो मोस्टली इन्वेंशन होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, वो यूरोप से ही होता है. एंड द कंट्रीज ऑफ द यूरोप वर मोस्ट डेवलप्ड कंट्री. जो यूरोप की कंट्री थे वो काफी डेवलप्ड कंट्री थे. सो इन द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, द यूरोप वाज divided into two parts, Eastern Europe and Western Europe. When you look out the map of world, or especially the Europe, it is the position of Europe, and here is Asia, and here is North America. So the eastern part of Europe led by USSR. जो ईस्टर्न पार्ट था यूरोप का वो लीड करता है यूएसएसआर, एंड द वेस्टर्न पार्ट लीडेड बाय यूएसए. जो वेस्टर्न पार्ट आता है वो यूएसए लीड करता है. सो बाय दिस डिवाइडेशन एंड इन विच द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री थे वो यूएसएसआर के सपोर्ट में थे, एंड वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्री थे वो यूएसए के सपोर्ट में थे. सो इट वाज द मेनली डिवाइडेशन ऑफ यूरोप. ये जो मेनली डिवाइडेशन था वो यूरोप का था. One thing, it was also dividation of two ideology. ये ideology का भी dividation था. The group in the leadership of USA having or favoring the ideology of capitalism. जो ग्रुप USA लीड कर रहा था ये फेवर कर रहा था कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी, और फ्री मार्केट आइडियोलॉजी in which there is a less intervention of government on the market. जो मार्केट होता है उस पर गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो काफी कम होता है. सेकंड, यूएसआर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, इन व्हिच देयर इज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑन्ड बाय द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट. जो मोस्टली इंडस्ट्री होती है वो या तो स्टेट कंट्रोल और गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं. प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में बहुत कम कंट्रोल दिया होता है. सो विद द इमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स. कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने के साथ में जो वर्ल्ड था वो दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है. The next point is arenas of the Cold War. Arenas of the Cold War means, as I told you, with the meaning of Cold War we can understand both the nations or both the superpowers were not directly involved in a war or full fleet war. कोल्ड वॉर वर्ड से क्रिएट होता है कि जो दोनों नेशन थे यूएसए और यूएसआर, ये डायरेक्टली किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे, बट दे वर इन्वॉल्विंग इन डिफरेंट वॉर्स बाय द डिफरेंट नेशंस. ये जो दोनों कंट्री थे ये डिफरेंट नेशंस के थ्रू वॉर में इन्वॉल्व हो रहे थे. एट द वॉर ऑफ कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, बोथ द नेशंस वर इन्वॉल्व इन अ वॉर. देन USA was supporting South Korea and USSR was supporting North Korea. Germany, Eastern and Western Germany. That time, Eastern Germany was supported by USSR and Western Germany supported by USA. Congo War. In the Congo, there was a condition of civil war. Congo में civil war की condition थी. कोरिया में and Germany में normal war था, वहां पे सिविल वॉर की कंडीशन थी. मींस सिटीजंस वर फाइटिंग टू ईच अदर और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर फाइटिंग टू ईच अदर टू कंट्रोल आवर ओन रिसोर्सेज. कोंगो में जो रिसोर्सेज थे, कोंगो वाज नोन फॉर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, एंड मोस्ट ऑफ द नेशन एंड आउटर नेशन स्पेशली वांट टू कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ कोंगो, स्पेशली यूएस एंड यूएसआर. जो वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन थे वो कोंगो पे कंट्रोल करना चाहते थे, एंड वहां के जो सिटीजंस थे वो भी कंट्रोल करना चाहते थे वहां के रिसोर्सेज पे. एंड ड्यू टू दिस इन कोंगो सिविल वॉर both the nation USA and USSR were also involved. We can take also example of India-Pakistan war. During the war of 1965, India was supported by USSR and Pakistan was supported by USA. So the arenas of the Cold War refer to the areas which were affected
और इन्फ्लुएंस्ड बाय द टू सुपर पावर्स, जो दोनों सुपर पावर थे, इनके इमरजेंसी या इनके डिस्प्यूट से जो एरियाज इन्फ्लुएंस हो रहे थे या ये जिन एरियाज को इफेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड के, उनको हम एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर कहते हैं। आफ्टर दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। Cuba is a small nation, just or neighboring nation of USA. जब आप यूएसए का मैप देखते हो तो उसके पास बहुत छोटा एक नेशन है, क्यूबा। द लीडर ऑफ क्यूबा वाज फिडेल कास्ट्रो। जो क्यूबा के लीडर थे वो थे फिडेल कास्ट्रो, एंड ही वाज फुली इन्फ्लुएंस्ड विद द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसआर। जो यूएसआर की आइडियोलॉजी थी उससे ये फुली इन्फ्लुएंस थे। द लीडर ऑफ यूएसआर ड्यूरिंग द Cuban Missile Crisis. Cuban Missile Crisis occurred in 1961. 1961 के टाइम पर Cuban Missile Crisis होता है, and that time the leader of USSR was Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev इसके लीडर थे USSR के। Fidel Castro was the leader of Cuba. ये तीनों लीडर आपको याद रखने हैं। First the leader of Cuba, Fidel Castro. After that leader of USSR, Nikita Khrushchev. And leader of USA, John F. Kennedy. So, USSR set up the nuclear missile in the Cuba, and it created a great threat to the USA. First time in history, USA was in such type of threatening condition. USSR ने जो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल थी वो यूएसए के एकदम पास में क्यूबा में सेटअप कर दी थी। एंड यूएसए की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा था कि यूएसए के लिए किसी कंट्री ने इतना थ्रेट क्रिएट किया था। यूएसए वाज अनअवेयर अबाउट इट आफ्टर 15 days when he not about the situation. USA was trying to control the ship which were moving towards the USA. यूएसआर के जो शिप्स आ रहे थे क्यूबा के पास और यूएसए के पास आ रहे थे, उनको रोकने के लिए ट्राई किया। And during that situation and during Cuban Missile Crisis, the condition occurred in the world of Third World War. दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसा टेंशन हो गया था कि पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो कंडीशन है वो जरूर होगी। But that time policy which worked, that was पॉलिसी ऑफ डेटरेंस। उस समय जो एक पॉलिसी ने वर्क किया था उस पॉलिसी को हम कहते हैं डेटरेंस और लॉजिक ऑफ डेटरेंस। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक ऑफ डेटरेंस एंड व्हाट इज इट? व्हेन टू पावर और टू पर्सन नो द पावर ऑफ ईच अदर, देन दे अवॉइड टू इन्वॉल्व इन अ वॉर और डायरेक्ट वॉर। जब दो नेशन एक दूसरे की पावर को जानते हैं और वो डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए या जो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे बचने के लिए जब एक दूसरे से वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दैट लॉजिक नोन एज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, उसको हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। बोथ द नेशन यूएसए एंड यूएसआर नो दैट इफ दे इन्वॉल्व इन अ वॉर एंड यूज द न्यूक्लियर वेपन्स, then there will be presence of lots of weapons in the hand of both the nation that will create a large destruction for the world which had been not created in the first and second world war combinedly. दोनों नेशन का मानना था कि इनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि अगर ये एक दूसरे पर यूज भी करते हैं तो इतने वेपन्स बच जाएंगे कि जितना डिस्ट्रक्शन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्रिएट कंबाइंडली नहीं हुआ था उससे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के साथ में थर्ड वर्ल्ड वॉर से क्रिएट हो सकता था। सो बाय दिस अंडरस्टैंडिंग, निकिता क्रुश्चेव द लीडर ऑफ यूएसआर ऑर्डर्ड टू मूव ऑन देयर शिप्स एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस व्हिच वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड गॉट डाउन और गॉट एंड। निकिता क्रुश्चेव ने जो शिप्स मूव कर रहे थे यूएसए की तरफ उनको वापस बुला लिया और इसी के साथ जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर लेके जा रहा था वर्ल्ड को, उसकी जो कंडीशन थी वो एंड हो गई। आफ्टर दैट अनदर टॉपिक दैट इज चैलेंजेस ऑफ बाइपोलरिटी, बट बिफोर इट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट टू थिंग्स। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो चैलेंजेस ऑफ बाइपोलरिटी है, बट इससे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी दैट
there were lots of smaller nations in the world which were creating groups with the USA and USSR. USA और USSR के साथ काफी ऐसे नेशन थे जो ग्रुप क्रिएट कर रहे थे. USA formed different organization or different groups, mainly NATO, North Atlantic Treaty Organization, which formed in 1949, group of 12 countries. ये 12 कंट्रीज का ग्रुप था जिसको फॉर्म किया था यूएसए ने. ये याद रखना होगा आपको, यूएसए ने नाटो फॉर्म किया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. 1949 में 12 कंट्रीज का ग्रुप था. यूएसए फॉर्म द ग्रुप वर्साओ पैक्ट. वर्साओ पैक्ट इन 1955. वर्साओ इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड. वर्साओ पोलैंड की कैपिटल है. And it was a group of 15 countries. ये 15 कंट्री का ग्रुप था. USA also from different organization like SEATO. USA from साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है वहां पर इसने कंट्रीज के साथ किया था. एंड सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. 3 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे यूएसए ने, सीटो, सेंटो एंड नाटो. एंड यूएसआर फ्रॉम वर्साओ पैक्ट. ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको लर्न करने होंगे. नाउ क्वेश्चन इज दैट why smaller nation want to merge or want to alliance with the superpowers. जो smaller nation थे वो सुपर पावर के साथ में अलायंस करना क्यों चाहते थे? The smaller nation wanted to alliance with the superpowers because by this they got financial aid. अगर वो बड़े कंट्रीज के साथ में अलायंस करते या यूएसए यूएसआर के साथ में सपोर्ट करते तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता था. After that, by this they were able to create problem against their rivalry nation. अगर वो बड़े कंट्री का सपोर्ट करते तो उनके छोटे कंट्री के जो राइवलरी या उनके जो अपोनेंट नेशन थे उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान. By the support of USA and USSR, both the nation India and Pakistan were able to create problems for each other. दोनों नेशन एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. By this or by the alliance with the superpowers, smaller nations were able to create market, because by this bigger nation or superpowers were selling their weapons in these market. ये मार्केट बन रहे थे और वो उनके लिए काफी इजी हो रहा था बिकॉज उनको वेपन्स मिल रहे थे और उन वेपन्स को वो यूज कर पा रहे थे. इट वॉज द रीजन दैट स्मॉलर नेशंस वर मेक द अलायंस विद द सुपर पावर. ये जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि सुपर पावर्स के साथ में स्मॉलर नेशन क्यों अलायंस करना चाह रहे थे. नाउ क्वेश्चन आल्सो कम इन एग्जाम, व्हाई सुपर पावर्स नीड अलायंस विद द स्मॉलर नेशन. ये तो समझ में आता है कि स्मॉलर नेशन छोटे हैं, उनको बड़े पावर का पैट्रोनेज चाहिए होता है, इसलिए वो उनके साथ जाते हैं. बट व्हाई बिगर नेशन वांटेड टू अलायंस विद द स्मॉलर नेशन. जो बड़े नेशन है वो स्मॉलर नेशन के साथ में अलायंस करना क्यों चाहते थे. The reason was behind it, first of all, that by this they were able to create a place where they can set up their weapons or missiles against the opponent nation. अगर स्मॉलर नेशन के साथ में वो अलायंस करते तो उनको एक ऐसी जमीन मिल जाती थी जहां पर वो अपनी आर्मी बेस कैंप को सेटअप कर सकते थे अपने राइवलरी नेशंस के अगेंस्ट में. After that, by this they were able to create market. स्मॉलर नेशंस को वो अपने वेपन्स को सप्लाई कर देते एंड इट वाज क्रिएटिंग फाइनेंशियल और इंक्रीजिंग देयर इकोनॉमी. वो अपने वेपन्स को स्मॉल नेशन को सप्लाई करते और उनसे उनकी इकोनॉमी जनरेट होती थी. आफ्टर दैट स्मॉलर नेशन बिकम हेल्पफुल टू इन डिफरेंट वॉर्स फॉर द सुपर पावर्स. स्मॉलर नेशन की जो आर्मी थी वो उसको अपने फेवर में यूज करते थे. एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक of it, that is
vital resources. Most of the smaller nations known for their vital resources. Smaller nations के पास में काफी resources होते थे and by these alliances superpowers were able to control over the resources. जो सुपर पावर्स थे वो इन रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर सकते थे. This year a new topic added in your this chapter which we will read later, that is the Arab Spring. It is about the Central Asia nation और Gulf War. जो अरब नेशंस थे ईरान और इराक जिनके बीच में जो डिस्प्यूट था, जो गल्फ वॉर था, ये इस बार आपके टॉपिक में ऐड हुआ है इस चैप्टर में, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, रिसेंट सिलेबस में ऐड हुआ है. एंड वो जो चैप्टर आता है वहां पर बताता है कि कैसे जो सुपर पावर्स थे वो अरेबियंस कंट्री पे कंट्रोल कर रहे थे बिकॉज वो रिसोर्सेज के लिए जाने जाते हैं एंड उन रिसोर्सेज के बिहाफ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे. आफ्टर दैट द न्यू टॉपिक इज चैलेंजेस ऑफ बायपोलरिटी. The word bipolarity refer to the division of world into two poles or two polar groups. जो बायपोलरिटी वर्ड रेफर करता है ये रेफर करता है कि वर्ल्ड का दो पार्ट में डिवाइड हो जाना. During the Cold War or after 1945, the world was divided into two poles or become bipolar. जो वर्ल्ड था वो bipolar बन गया था. So who was creating problem for this bipolar world? जो वर्ल्ड बाइपोलर हो गया था उसके लिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था? दैट वाज नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट. दैट वाज नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट. देयर वर 5 लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, जोसेफ टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, गैमल अब्देल नासिर ऑफ इजिप्ट, सुक्रानो of Indonesia and Nkrumah. ये जो 5 लीडर थे, that is Nkrumah of Ghana, all these 5 leaders created a group that was known as non-aligned movement. The word non-aligned movement refers to the not to align with anyone. तो नेम रेफर करता है वो किसी के साथ में नहीं जुड़ने से. The world was divided into two groups. जो वर्ल्ड था वो डिवाइड हो गया था 2 ग्रुप्स में. एंड ये जो कंट्रीज थे, these countries were known as the most of the developing countries of the world and mostly countries which recently get independence. ये ऐसे कंट्री थे इनको रिसेंट में इंडिपेंडेंस मिली थी. एंड these countries regarded as the developing country. इन कंट्रीज को हम डेवलपिंग कंट्री भी रिगार्ड करते थे. So these countries decided to not to align with any group. इन कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि किसी भी ग्रुप के साथ में हमें नहीं जाना है, किसी के साथ में भी अलाइन नहीं करना है, because they were worried about their sovereignty and their independence और hard earned sovereignty. जो उनकी इंडिपेंडेंस जो एक लंबे स्ट्रगल के साथ में इनको मिली थी, इनको डर था कि अगर ये किसी ग्रुप के साथ में जाते हैं तो इनकी जो इंडिपेंडेंस है वापस से इन कंट्रीज के हाथ में आ जाएगी. एंड दे वर आल्सो वरीड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्टली डीकोलोनाइज्ड कंट्री. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकोलोनाइज? द वर्ड डीकोलोनाइज रेफर टू द टाइप ऑफ कंट्री व्हिच गॉट फ्रीडम फ्रॉम द colonial rule. Colonial rule especially refers to the rule of European countries. यूरोपियन कंट्रीज ने डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी और वहां से जिन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल रही थी वो डीकोलोनाइज्ड कंट्री होते हैं. इंडिया वाज आल्सो डीकोलोनाइज्ड कंट्री. सो दीस लीडर्स वर वरीड और अफ्रेड अबाउट दैट मोस्ट ऑफ द डीकोलोनाइज्ड कंट्री वर मेकिंग अलायंस विद दीस टू सुपर पावर्स. जो नए कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहे थे वो इन कंट्रीज के साथ में अलाइन कर रहे थे. And it was a bigger challenge. By this, the world was moving towards Third World War. इनका मानना था कि अगर यही कंडीशन रही तो वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाएगा और जो कॉलोनियल रूल को एंड करने का जो मूवमेंट है वो एंड हो जाएगा. सो इन 1961 the first summit of non-aligned movement got organized in Belgrade. 1961 में पहला जो इस non-aligned movement जो बना था, इसका जो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था. एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द नेम विल वर्क टू रिड्यूस द टेंशन बिटवीन
टू सुपर पावर, जो नेम कंट्री हैं ये ट्राई करेंगे कि वर्ल्ड में सुपर पावर्स का जो ग्रुप है इनके बीच में जो टेंशन है इसको कम किया जाएगा। ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाएगा। एंड ट्राई टू एंड द कॉलोनियल रूल, जो कॉलोनियल रूल है, जो यूरोपियन कंट्रीज का रूल है, इसको भी एंड करने के लिए ट्राई किया जाएगा। आफ्टर दैट NIU, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, in 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, and in this conference it was decided that for the development of newly decolonized country or developing country, there was a movement which will run in the world that on the control of on the resources of developing countries, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो रिसोर्सेज है उन पे जो कंट्रोल होगा, दैट विल बी ओनली इन द हैंड ऑफ दिस कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज पे उनका ही कंट्रोल होगा। एंड द डेवलप्ड नेशन विल सेल देयर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स एट द लोअर प्राइस टू दिस कंट्री, जो अपने टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनको कम प्राइस पर इनको बेचेंगे जिससे इनका डेवलपमेंट हो सकता है। आफ्टर दैट these countries will work to create different markets, ये जो कंट्रीज हैं ये मार्केट को क्रिएट करने के लिए भी वर्क करेंगे। एंड these countries product will sell और developed country will open their market for these countries, जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपने मार्केट को विदाउट टैक्सेस ओपन करेंगे इन कंट्रीज के लिए। सो NIU was just a transformation of name, जो नेम 1961 में स्टार्ट होता है वो पहले तो कंट्रीज के कॉलोनियल रूल को हटाने के लिए वर्क करता है, लेकिन 10 इयर्स के ड्यूरेशन में ही ये एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन जाता है। मींस ये जो कंट्री थे अब ये कंट्रीज के फ्रीडम के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे मेनली वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने के लिए, बट इट वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज रिक्वायर्ड। ये जो NIU था ये ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं हुआ था। So it was the points which we read in this chapter about the Cold War and the group or institution which were creating challenge for the superpowers. जो superpower थे उनके लिए challenge create कर रहा था। The last topic of this chapter is India and the Cold War. As I told you that India was the most prominent nation in the non-aligned movement. इंडिया जो था वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक प्रोमिनेंट लीडर था, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू व्हिच वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंट्रोलिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, वो इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उसको फुली कंट्रोल करते थे। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट द रोल ऑफ इंडिया बिकम मोर प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबाउट द रोल ऑफ इंडिया देयर आर टू ओपिनियंस, इंडिया के रोल के बारे में दो ओपिनियंस आते हैं। सम पॉलिटिकल थिंकर्स हैव इन द फेवर ऑफ इंडिया एंड सम आर इन अगेंस्ट ऑफ इंडिया, कुछ इंडिया के फेवर में होते हैं कुछ इंडिया के अगेंस्ट में होते हैं। द पॉलिटिकल थिंकर्स हु आर इन फेवर ऑफ इंडिया आर्ग्यूड दैट बाय नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इंडिया बिकम एबल टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन इन द वर्ल्ड। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से जो इंडिया था वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसा नेशन हो गया था जिसकी बात सुनी जा रही थी एंड इंडिया वाज एबल टू टेक अ स्टैंड, इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक स्टैंड ले रहा था। बाय दिस इंडियन मार्केट बिकम अ ग्लोबल मार्केट, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के कारण जो इंडिया का मार्केट था वो एक ग्लोबल मार्केट बन गया था। थर्ड थिंग, इंडिया वाज लीडिंग अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। As you know, in the Cold War, two ideologies were working: capitalism and communism. But India was leading a different ideology, as which we will read in the further chapter, that India opted a different economy, mixed economy. हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया ने इकोनॉमी जो चूज किया था ना वो कैपिटलिज्म को किया था ना कम्युनिज्म को, इसका जो मिक्स्ड इकोनॉमी नेचर है वो इंडिया ने चूज किया था। So India was creating a different type of ideology in the world politics.
Now the political thinkers who criticized India that India were not able to take a proper stand. India was moving towards both the nations or both the superpowers. इंडिया के लिए कहा जाता है कि इंडिया में जो मेजर डिसीजंस होते थे उनमें इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता था, वो दोनों कंट्रीज यूएसए और यूएसआर की तरफ अपना बैलेंस बनाकर रखना चाहता था. सेकंड थिंग अबाउट इंडिया, India was somehow in the group of USSR because USSR supported India in different wars or in the matters of Jammu Kashmir in the United Nations Security Council. इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया क्लेम करता था कि वो नॉन अलाइंड मूवमेंट को लीड करता है, वो किसी भी ग्रुप की तरफ नहीं है. बट जब इंडिया की पॉलिटिक्स को देखा जाता है तो इंडिया यूएसआर की तरफ ज्यादा टिल्ट आता है, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव होता है. इंडियाज पॉलिसी वाज मोस्टली टिल्टेड टुवर्ड्स द यूएसआर, क्योंकि इंडिया को काफी टाइम यूएसआर ने सपोर्ट किया था. यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब जम्मू कश्मीर का मैटर था तब भी यूएसआर ने इंडिया के फेवर में वोट किया था. एंड इन द वॉर विद पाकिस्तान एंड वॉर विद चाइना also USSR supported to India. So by this we can say some people criticize the India's policy and some also appreciate the India's policy. So it was all about our chapter, the Cold War era. In the next class we will discuss different questions which will be based on this topic. Thank you.